कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 1 दूसरा अध्याय है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। ये लेसन हम पढ़ रहे हैं और आज जो इसमें पॉइंट है अस्थानापन्न वस्तुएं। अस्थानापन्न वस्तुएं देखिए क्या होती है। अस्थानापन्न वस्तुएं दो इस प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनका यूज एक तरह से होता है लेकिन इनका महत्व अलग अलग होता है और ज़्यादातर इन दोनों वस्तुओं का जो उपयोग एक साथ नहीं होता है, यानी एक का यूज होता है तो दूसरे का यूज कम होता है और एक का यूज ज़्यादा होता है दूसरे का यूज कम होता है, दूसरे का कम होता है तो पहले का ज़्यादा होता है, यानी एक के स्थान पर दूसरे का यूज होता है। इसमें जैसे आप देखिए उदाहरण के लिए चाय और कॉफ़ी है। जब चाय का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे तो कॉफ़ी का इस्तेमाल कम होगा, अगर कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो चाय का इस्तेमाल कम होगा। जैसे जूता और चप्पल ये दोनों एक प्रकार की वस्तुएं हैं, लगभग दोनों का महत्व अलग अलग है लेकिन यूज एक जैसा है। अगर जूते का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो चप्पल का इस्तेमाल कम हो जाएगा, अगर चप्पल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो जूते का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, यानी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग, ये स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। तो इसमें देखिए चाय कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। ऐसी स्थिति में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो लोग दूसरी वस्तु की मांग अधिक करने लगते हैं। देखिए ये कह रहा है कि ये जो दोनों वस्तुएं हैं, अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है, जैसे चाय की कीमत बढ़ रही है तो चाय की कीमत बढ़ने से क्या हो जाएगा, कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि चाय की कीमत बढ़ने से चाय की मांग कम हो जाएगी और कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है तो कॉफ़ी की मांग कम हो जाएगी लेकिन चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो इन दोनों एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। एक वस्तु का अगर जो है कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु पर उसका जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है, दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ये स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। इसके बाद इसमें हमारा जो दूसरा पॉइंट है, आप देखेंगे दूसरा पॉइंट है पूरक वस्तुएं। देखिए पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, जो पूरक वस्तुएं हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो दोनों का यूज एक साथ होता है, इनका यूज अलग अलग नहीं होता है, ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वो पूरक वस्तुएं होती हैं। तो इसमें जैसे कार पेट्रोल है, पेन स्याही है। अगर कार का हम इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो पेट्रोल का भी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर पेन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो स्याही का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के से जुड़ी होती हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसमें इन पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसके मांग पर और कीमत पर किस तरह का फ़र्क पड़ता है। इसमें कार पेट्रोल पेन स्याही आदि पूरक वस्तुएं हैं। पूरक वस्तुओं की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूरक वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। देखिए ये कह रहा है जो पूरक वस्तु की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूरक वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और कीमत में कमी होने पर उसकी मांग क्या होती है, कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। ये कह रहा है कि जब कार की कीमत बढ़ेगी, जब कार की कीमत बढ़ जाएगी तो पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल की कीमत में पेट्रोल की जो मांग होगी वो कम हो जाएगी। जब कार की कीमत बढ़ेगी तो कार की कीमत बढ़ने का मतलब क्या हुआ, कार की कीमत बढ़ने का मतलब यह होगा कि उसकी मांग कम हो गई, उसकी मांग कम हो गई, पेट्रोल की भी मांग कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसी तरह से अगर कार की कीमत कम हो गई तो इसका मतलब कार की कीमत कम होने का मतलब है कार की डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, और कार की मांग बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ेगी। इसी प्रकार से पेन है, पेन की अगर जो है कीमत बढ़ जाएगी तो स्याही की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर पेन की कीमत घट जाएगी तो स्याही क्या हो जाएगी, स्याही की मांग बढ़ जाएगी। तो ये एक दूसरे के साथ चलती हैं, यानी कार की मांग अगर बढ़ रही है, कार की मांग अगर बढ़ रही है तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ेगी, अगर पेन की मांग बढ़ रही है तो पेन स्याही की मांग बढ़ेगी। ये एक दूसरे के सापेक्ष एक ही दिशा में चलती हैं। ये हमारा है पूरक वस्तुएं। फिर इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, आप देखिए इसमें मांग की लोच। देखिए मांग आपने पहले पढ़ा है,
मांग की लोच क्या होती है? मांग की लोच जो है, मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम यह कहता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, और जब वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये मांग का नियम कहता है। जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी, और जब किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। ये मांग का नियम कहता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, मांग का नियम बताता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग घटती है और कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ती है। ये मैंने कल बताया था आपको। इसमें यह नियम कीमत में परिवर्तन होने के कारण, यह नियम कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में परिवर्तन की केवल दिशा बताता है, मांग में परिवर्तन के परिमाण को नहीं बताता है। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कितना प्रतिशत कितना परिवर्तन होगा, यह मांग की लोच कहलाती है। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि जो है ये जो मांग की लोच है, इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी कीमत में जो परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन होता है। तो जो मांग में कीमत में परिवर्तन होने के कारण जो मांग में परिवर्तन होता है, तो इसको ये जो चीज़ें होती है ये मांग की लोच कहलाती है। परिवर्तन के फल मांग में कितना परिवर्तन होता है या मांग की लोच कहलाती है। यानी अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये मांग की लोच के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो जो मांग की लोच है इसका देखो सूत्र दिया है, डेल क्यू अपॉन क्यू और बटा डेल टी बटा पी होता है। यानी किसी वस्तु की अगर मांग में परिवर्तन होता है, किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसकी कीमत में भी परिवर्तन होता है। लेकिन परिवर्तन कितना होता है ये इसमें जो है मांग की लोच में बताया जाता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है। ये मांग में किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से या घटने से उसकी मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये इसका जो है मांग की लोच कहलाती है। मांग की लोच जो होती है वो 3 तरह की होती है। पहली है मांग की कीमत लोच। तो मांग की कीमत लोच में आप देखिए, मांग की जो कीमत लोच है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मांग की जो कीमत लोच है, ये कीमत लोच बराबर होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये जो है मांग की कीमत लोच कहलाती है। उसके बाद इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा है मांग की आय में लोच। पहला तो मांग की कीमत में लोच हो गया, दूसरा मांग की आय में लोच है। तो मांग की आय लोच बराबर होता है मांग की आय लोच का जो सूत्र है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन और आय में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए कीमत लोच में मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन है, और आय लोच में मांग में प्रतिशत परिवर्तन और बटा आय में प्रतिशत परिवर्तन होता है। ये मांग की आय लोच कहलाती है। और इसके बाद इसमें जो हमारा तीसरा पॉइंट है मांग की आड़ी लोच। जो मांग की आड़ी लोच है, मांग की आड़ी लोच में देखिए क्या होता है, मांग की आड़ी लोच बराबर होता है यक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन और वाई वस्तु की आय में प्रतिशत परिवर्तन। ये 3 प्रकार की लोच होती है जो मांग की लोच के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो ये जितनी चीज़ें मतलब जितने ये जो पॉइंट हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसे कई बार अगर बार बार देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। और इसे आपको अपनी कॉपी में भी नोट करना है, बहुत अच्छे सुंदर लेख में। कई बार इसको आपको ये वीडियो को देखना है। लिखने का बड़ा कारण यह है कि आप जो है राइटिंग जो आपका लेख उसमें सुधार होगा और एक प्रकार का मतलब क्रम वाइज आपका एक नोट भी तैयार होता चला जाएगा। तो इसको अपनी कॉपी में आप नोट कीजिए, कई बार इसको जो है वीडियो को देखिए, समझिए। और अगर इसमें से कहीं आपको कोई जो है डिफ़िकल्टी आती है तो उसको इस पे चैनल पे आप कमेंट कीजिए, तो निश्चित रूप से उसका समाधान किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीज़ें आपको बताई जाएगी। थैंक यू।